फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉइन स्टडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह से। और आज का टॉपिक है हमारा साइंस का। जो साइंस में टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, द्रव्य और द्रव में अंतर क्या होता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रत्येक रेलवे के प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा डीपली पूछ लेते हैं जो पता नहीं होता, लेकिन जानते हुए भी हम उसको हल नहीं कर पाते। तो आज टॉपिक है मेरा साइंस का ये टॉपिक। इससे पीछे भी साइंस के कई टॉपिक क्लियर कर चुके हैं हम। तो आज केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री में से लाए हम द्रव्य तथा द्रव। द्रव्य तथा द्रव का टॉपिक क्लियर करेंगे कि द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है, आप जानते हुए भी इससे अनजान है। तो लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने दोस्तों को जल्दी से जोड़ लीजिए ताकि उनके भी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से बेस्ट तैयारी हो सके, क्योंकि उसमें 25 नंबर का साइंस आता है रेलवे ग्रुप डी में। और 25 नंबर का साइंस, 25 मतलब जिसके 24-23 क्वेश्चन सही हैं, यानी कि जो 90% साइंस में अच्छे करता है, अच्छा स्कोर करता है, और मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करता है, समझ लीजिए वही का ग्रुप डी में नंबर हो जाता है, क्योंकि साइंस का इसमें बहुत ही बेहतर रोल होता है। तो वही में हम टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए टॉपिक को करते हैं। इसमें क्या है, आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य और द्रव। आप जानते हैं इसे कि द्रव्य भी पढ़ा है और द्रव भी पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि द्रव्य क्या है और द्रव क्या है। यहीं से थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है कि द्रव्य को हम द्रव पढ़ लेते हैं और द्रव को ही हम द्रव्य पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, दोनों में बहुत गहरा अंतर है। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। हम इनको एक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो पता होते साथे भी आप उस चीज़ से अनजान हैं। आपने पढ़ा है 9th क्लास में भी, 10th क्लास में साइंस में पढ़ा है कि द्रव्य क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान नहीं है, द्रव्य को आप द्रव ही पढ़ लेते हैं। लेकिन आज से आप गलती नहीं करेंगे ऐसी, क्योंकि यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि द्रव्य की, कि द्रव्य क्या है और द्रव क्या है। तो पहले समझ ले थोड़ा सा कि द्रव्य और द्रव। हम समझते हैं पहले द्रव्य को, कि द्रव्य क्या चीज़ है। तो देखिए, संसार में जो भी चीज़ है, संसार में सभी वस्तुएं, संसार में सभी वस्तु, संसार में जितनी भी वस्तु हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सब द्रव्य कहलाती हैं। यानी कि जितने भी मटेरियल है संसार में, जो भी ब्रह्मांड में सारा मटेरियल दिया हुआ है, वो सब क्या कहलाता है हमारा, उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं जिसमें क्या है, द्रव्यमान होता है। जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और साथ ही क्या है, वह स्थान घेरता है। ये क्या करता है, स्थान घेरता है। जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वह क्या है, द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है वो, द्रव्य कहलाता है। तो ये बात समझ आती है कि हाँ, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सब सारा मटेरियल है, वो सब क्या कहलाता है, हमारा द्रव्य कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान होने के कारण से हम उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उसके साथ साथ ही इसको और हम क्या कहते हैं, यानी कि जिसमें द्रव्यमान तो होता ही है, साथ ही आयतन युक्त होता है। क्या होता है, आयतन युक्त होता है वो। उसमें आयतन भी उपस्थित होता है। आयतन कैसे, कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितनी जगह को घेरती है, उस स्थान की जो माप होती है, हम उसे आयतन कहते हैं। कोई वस्तु, जैसे माना ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये एक कमरा है, ये वस्तु रखी, तो इसने इतना स्थान घेरा है, इस वस्तु ने इतना स्थान घेरा है, तो ये स्थान की जो यहाँ से माप होगी, इस स्थान की जो माप होगी, उसी माप को हम क्या कहेंगे, आयतन कहते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि द्रव्यमान तो होता ही है वस्तु में, उसके साथ साथ वो आयतन घेरती है, यानी कि कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वो कोई आयतन घेरती है, आयतन उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम द्रव्य कहते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी
कि उसे क्या कहते हैं, हम द्रव्य कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु में द्रव्यमान की मात्रा होती है, जिस वस्तु में द्रव्यमान की मात्रा होती है, हम उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ से द्रव्य वो कौन सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम द्रव्य कह रहे हैं, वो सब क्या है, ब्रह्मांड में जितना कुछ है सभी कुछ द्रव्य तो है। एक निश्चित बात, एक असल बात ये भी है कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आँखों से उसको देख सकते हैं, वो सब क्या है, हमारा द्रव्य कहलाता है। जिसे ब्रह्मांड में हम जो भी कुछ अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। तो यदि द्रव्य की हम बात करें तो वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि अगर मान लो जल है तो जल भी हमें दिखाई देता है, मृदा है, मृदा भी हमें दिखाई देती है, जल है वो भी हमें दिखाई देता है, मृदा भी हमें दिखाई देती है। हमें क्या है, वायु भी क्या है, हमें दिखाई देती है या नहीं दिखती। अरे भाई गैस है, जितनी भी प्रकार की हम गैसें हैं वो गैसें हमें आसानी से दिखाई देती हैं। जितनी भी गैसें हैं, गैसें उड़ती हुई हैं, जब गैस किसी सिलेंडर में से निकलती है तेजी से तो वो हमें दिखाई देती है। इसका मतलब वो भी क्या है, दिखती है। जब दिखती है तो वो क्या है, द्रव्य है। यानी कि जल भी द्रव्य है, वायु भी द्रव्य है, गैस भी जो भी होती है यानी कि वायु के अंतर्गत आ गई, वो भी क्या है, द्रव्य है। मृदा भी क्या है, द्रव्य है। और यहाँ की जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर माने सोना चांदी जो भी धातु है, सोना है, वस्तु कुर्सी है, जैसे कि हमारी वस्तु किताब है, हम देख सकते हैं, किताब हमें दिखाई देती है, किताब को भी हम देख सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, असल बात जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो सब क्या है, हमारा द्रव्य कहलाता है। और हम उन्हें अनजान समझकर जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, द्रव्य को हम द्रव पढ़ लेते हैं, द्रव्य को हम द्रव पढ़ लेते हैं। तो क्या ये सब द्रव है? अरे भाई जल तो द्रव है, समझ आता है कि जल एक द्रव है, लेकिन क्या वायु द्रव है, क्या मृदा द्रव है, क्या सोना द्रव है, क्या कुर्सी द्रव है, क्या किताब द्रव है? बिल्कुल नहीं है। तो ये समझ आ रहा होगा कि द्रव्य क्या है और द्रव क्या है। यहाँ से जो हमारा जल है वो तो एक द्रव है भाई, वो तो एक द्रव है। द्रव का मतलब होता है एक तरल पदार्थ, उसकी बात करेंगे अभी। देखिए, तो ये सब क्या है, हमारा द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है ये सब हमारा द्रव्य कहलाता है। जिसे हम देख सकते हैं वो सब द्रव्य है। तो भाई जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती तो फिर वो क्या है, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है वो क्या है, यानी कि द्रव्य के परे की अगर हम बात करें, द्रव्य के विपरीत अगर हम बात करें, द्रव्य के विपरीत की अगर हम बात करें तो वो सब क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो जो चीज़ हमें दिखाई देती नहीं है, जिसको हम नहीं देख सकते, वो द्रव्य नहीं है, वो द्रव्य नहीं है। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, केवल मात्र महसूस ही किया जा सकता है, वो द्रव्य नहीं होता है। जैसे वो चीज़ें कौन सी हैं, जैसे कि ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है, इसको हम नहीं देख सकते, ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं। ऊष्मा है, क्या ऊष्मा को आप देख सकते हो, क्या ऊष्मा को आप देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, ऊष्मा को केवल महसूस किया जा सकता है। तीसरा ऐसे मान लो प्रकाश है, जैसे क्या प्रकाश को आप देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, प्रकाश को भी केवल समझा जाता है, महसूस किया जाता है। प्रकाश तो खुद हमें दृश्यमान होता है, प्रकाश तो खुद हमें वस्तुओं को दिखाता है, तो प्रकाश भी हमें नहीं दिखता है। तो ये भी क्या हुआ, अदृश्य है, इसका कोई दृश्य नहीं है, अदृश्य है। तो ये भी क्या है, द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे ही जैसे कि हमारी भावनाएं हैं, क्या है, भावनाएं, क्या जो हमारे अंदर की जागरूक भावनाएं होती हैं या हमारे विचार हैं, क्या है, हमारे विचार हैं, जो हमारे आचार विचार प्रकट होते हैं, जो हम बोल रहे हैं, क्या मेरी बोली, क्या आप जो बोलते हैं वो सब दिखाई देता है? नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है उसका। एक दूसरे की फीलिंग होती है, एक दूसरे को महसूस करने की, वो सब द्रव्य नहीं है। तो यहाँ द्रव्य की बात थी कि जो हमें दिखाई देता है वो द्रव्य है, जो दिखाई नहीं देता वो द्रव्य नहीं है। वो केवल महसूस ही किया जा सकता है, उसको हम द्रव्य नहीं कह सकते हैं, वो मैटर नहीं है, वो कोई मैटर नहीं है, वो केवल महसूस होता है। तो बात समझ आ गई होगी कि द्रव्य क्या है, कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की सारी कंडीशन पता लग गया होगा। अब जब ये द्रव्य इतना कुछ है, ये सब कुछ द्रव्य है, यानी कि ब्रह्मांड में सब कुछ जो दिखता है वो सब क्या है, हमारा द्रव्य है। तो द्रव्य बना कैसे है,
द्रव्य बना कैसे है, इसकी हम बात करते हैं कि द्रव्य कैसे बना, द्रव्य प्राप्त कैसे हुआ है, ये बात तो जाननी है हमें। यहीं से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्रव्य बना कैसे है, ये सब कैसे बने हैं, जल मृदा वायु सोना चांदी कुर्सी किताब वस्तु धातु पदार्थ, ये सब कैसे बने हैं, यही तो हमें जानना है। यहीं से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांश, जिसकी जानकारी हमें करनी है। तो इसको बेसिक से समझेंगे, याद नहीं करना कुछ भी, आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, केवल क्या है यहाँ से इसको समझना है। तो देखिए द्रव्य, ये आपने जाना होगा कि सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण किसे कहते हैं, सूक्ष्म कण वो होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिन्हें या तो नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है या नहीं भी देखा जा सकता है, वो छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। कुछ कणों को हम देख लेते हैं अपनी आंखों से, कुछ को मशीनों की सहायता से, मशीनों के द्वारा से देखा जाता है। तो यानी कि दिखता तो है, आंखों से ही देखते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को भी हम देख सकते हैं। अगर हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखता है तो हम उसको मशीनों से देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कण कहते हैं। और जो दिखता ही नहीं है तो वो तो द्रव्य में आएगा ही नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें, भावनाएं हैं, विचार हैं, क्या विचार को मशीनों से देखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं देख सकते, तो वो द्रव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये जो सूक्ष्म कण है, ये जो सारे सूक्ष्म कण होते हैं, तो इन कणों की स्थिति कैसे होती है, देखिए सूक्ष्म कण, जैसे कि माना मैंने एक कमरा लिया, ये एक कमरा है, इसमें धूल के कण हैं, इसमें ये धूल के कण हैं, यहाँ से मैं कुछ छोटे छोटे कण बना देता हूँ, देखिए अगर दिख रहे हो तो ये इस प्रकार से हो गए। कुछ मैं यहाँ से एक बड़े कण बना देता हूँ, ये बड़े बड़े कण हैं, ये बड़े बड़े कण हैं। तो मैंने यहाँ से 3 कलर से कण बनाए हैं, एक तो ब्लैक कलर से बड़े बड़े कण हैं, जो रेड कलर की बिंदी हैं वो बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, और जो मध्य में है वो ब्लू कलर से बने हुए हैं, जो नीले कलर से मैंने बना दिए हैं। तो देखिए यदि एक कमरा इस तरह से है और इस कमरे में ये इस प्रकार के कण हैं, तो हम इन कणों को क्या कहेंगे, सूक्ष्म कण कहेंगे। कुछ कण इतने बड़े हैं, कुछ कण बड़े होते हैं, कुछ उससे छोटे, कुछ इतने छोटे जिन्हें हम नहीं देख सकते। जैसे कि कोई कमरा होता है, उस कमरे में अंदर जाते हैं तो वो कण हमें दिखाई नहीं देते। कुछ कण कभी कभी कब दिखाई देते हैं, जब हम उसमें किसी एक स्थान से प्रकाश गुजारा जाता है, तो उसमें प्रकाश के पथ में, प्रकाश के रास्ते में जो हमें कण, धूल के कण दिखाई देते हैं, धूल मिट्टी के कण छोटे छोटे, वो कण दिखाई देने लगते हैं। कब, जब उन पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि वो प्रकाश पुंज बना लेते हैं, उस कारण से क्या है, हमें वो प्रकाश दिखने लगता है, वो कण दिखने लगते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से प्रकाश डाला, यहाँ से अगर मैं प्रकाश को डालूं तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा ये तेजी से इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो प्रकाश गुजरेगा इसमें को, तो इसके रास्ते में जो आने वाले कण होंगे, इसके पथ में जो आने वाले कण होंगे, वो कण हमें दिखाई दे जाएंगे। जबकि प्रकाश नहीं था कमरे में, डायरेक्ट पूरे कमरे में उजाला कर दिया गया, तो हमें वो कण दिखाई नहीं देते। तो ये सूक्ष्म कण होते हैं। तो इन कणों की स्थिति कैसे है, देखिए इन्हीं कणों से ये सब चीज़ें बनी होती हैं। जल मृदा वायु सोना कुर्सी, जितने भी पदार्थ, जितना भी द्रव्य है, वो सब इन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वो सब इन सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बना होता है। तो इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बात जानना है हमें। हमें जानना है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी विशेषता, तभी तो हमें पता लगेगा कि द्रव्य क्या है, द्रव्य वास्तव में होता क्या है। तो देखिए ये सूक्ष्म कण जो होते हैं लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। आपने ये देखा होगा, जाना होगा कि प्रकाश के रास्ते में जो कण आते हैं वो लगातार इधर उधर गतिमान रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि सूक्ष्म कण, द्रव्य में जो सूक्ष्म कण होते हैं वो लगातार गतिमान होते हैं। क्या होते हैं, वो लगातार गतिमान होते हैं। यदि और हम बात करें इसमें, इन्हीं कणों में, कि सूक्ष्म कण जब गतिमान होते हैं यानी कि गतिशील होते हैं, सूक्ष्म कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तो और साथ ही इनके मध्य में स्थान होता है, मध्य में स्थान होता है, इनके मध्य कुछ ना कुछ स्थान जरूर बना होता है, चाहे ये कितने भी आपस में मिल जाएं। जैसे कि ये ठोस पदार्थ होता है, जैसे कि लोहा है, लोहे की छड़ है, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, और वो सारे कण आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन उसमें भी
एक कुछ ना कुछ आंशिक रूप से उन कणों के मध्य स्थान होता है, यानी कि मध्य में उनके स्थान होता है। जब कोई कण आपस में दो मिलेंगे तो उन कणों के मध्य कुछ स्थान अवश्य रहता है। बहुत से कण जब एकत्रित हो जाते हैं तो उन कणों के मध्य क्या है, कुछ स्थान रह जाता है, उसे हम कहते हैं उनके मध्य में स्थान होता है। यानी कि द्रव्य में उपस्थित जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके मध्य में स्थान होता है, उनके मध्य में स्थान रहता है, जबकि वो गतिशील होते हैं। नेक्स्ट इसमें और हमें क्या जानना है, देखिए कि ये लगातार गतिमान तो होते हैं, लगातार क्या है, गतिमान तो होते हैं। यदि ये सूक्ष्म कण जो है किसी भी पदार्थ, वस्तु या धातु का हम ताप बढ़ाएं, किसी भी पदार्थ, वस्तु, धातु जो हमें दिखाई देती है, यदि हम उसका ताप बढ़ाएं तो ये क्या है, ताप बढ़ाने पर, यानी कि ताप को यदि बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इनकी गति भी बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर इन कणों की गति भी बढ़ जाएगी। कैसे कैसे महसूस होगा, देखिए आपको, जब प्रकाश आता है तो इस प्रकाश में हीट होती है, प्रकाश में ऊष्मा होती है। जब कोई प्रकाश कमरे में गुजारते हैं हम, तो इस कमरे में क्या है, हीट होती है। जब कमरे में हीट आती है, कमरे में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये प्रकाश में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो तभी तो इसमें तेजी से प्रकाश गमन, वो सूक्ष्म कण तेजी से गति करने लगते हैं। जैसे ही उन कणों पर प्रकाश पड़ता है, उन प्रकाश के माध्यम से ही उन कणों को ऊष्मा प्राप्त हो जाती है, हीट उत्पन्न हो जाती है, तो उसी कारण से वो उनकी गति क्या है, तेज हो जाती है, जिससे वो हमें प्रकाश में आसानी से दिखाई देते हैं। वो तेजी से गतिमान होते हुए, तेजी से गति करते हुए प्रकाश की तरफ को, जिधर को अधिक ऊष्मा मिलती है, जिधर को प्रकाश, जिधर से प्रकाश आता है, वो सभी कण प्रकाश की तरफ जाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उधर की तरफ को ऊष्मा अधिक मिल रही है, तो प्रकाश जहाँ तापमान अधिक होगा उधर की तरफ को क्या है, कण अधिक गतिमान होते हैं। तो यहाँ बात समझ आती है कि प्रकाश में जो सूक्ष्म कण होते हैं वो गतिमान होते हैं, यानी कि सूक्ष्म कणों का ताप बढ़ाने पर उनमें गति बढ़ जाती है। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर, द्रव्य का ताप बढ़ाने पर उसके अंदर जो सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, उन सूक्ष्म कणों की गति क्या है, वो बढ़ जाती है, वो क्या है, गतिशील हो जाते हैं, यानी कि उनकी गति अधिक होती है, बढ़ने के साथ साथ गति उनकी अधिक होती रहती है। उसके साथ ही यहाँ से देखिए और क्या है, ये सूक्ष्म कण तो अलग अलग थे, लेकिन जब ये सूक्ष्म कण एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तो इनके मध्य क्या आकर्षण बल होता है। ये सूक्ष्म कण आपस में जुड़े जो रहते हैं, उसमें कौन सा बल लगता है, यही तो क्वेश्चन बनता है कि द्रव्य में उपस्थित सूक्ष्म कण जो होते हैं वो किस बल के कारण से आपस में जुड़े रहते हैं। तो उनके जो मध्य बल होता है वो आकर्षण बल होता है। क्या होता है, उनके मध्य आकर्षण बल होता है, चाहे वो द्रव हो, ठोस हो, गैस हो, उन सब में क्या है, द्रव्य है, और वो द्रव्य में आकर्षण बल उपस्थित होता है। क्या होता है, उनमें आकर्षण बल उपस्थित होता है, यानी कि द्रव्य में उपस्थित सूक्ष्म कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है, आकर्षण बल उपस्थित होता है। उसके साथ ही यहाँ से अब द्रव्य के जितने भी प्रकार हैं, द्रव्य के ये सभी विभिन्न प्रकार, द्रव्य के ये सभी विभिन्न प्रकार सभी पदार्थ कहलाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। द्रव्य के सूक्ष्म कणों से मिलकर जो भी चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। वो सभी क्या होते हैं, हमारे पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ है मतलब द्रव्य के जो विभिन्न प्रकार हैं, द्रव्य अनेक अनेक प्रकार से जो बना हुआ है, द्रव्य के जो अलग अलग प्रकार बढ़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो जब ये पदार्थ कहते हैं, उसके साथ ही क्या है, पदार्थ कौन से, ये जैसे कि लोहा, सोना, लोहा है, सोना है, या हमारी मिट्टी भी है, ये भी एक पदार्थ है। निश्चित रूप में वो स्वयं अपने आप में शुद्ध रूप में है, वो पदार्थ बन जाता है। तो वो सब द्रव्य से ही तो बना होता है, द्रव्य तो होते हैं। जबकि अगर हम पदार्थ की बात करें, पदार्थ जो होता है तो वो इन सबके मिश्रण से बना होता है, इन सबके मिश्रण से एक पदार्थ बना होता है। पदार्थ जो होता है वो मिश्रण से बना होता है, क्योंकि जो मिश्रण से एक सामग्री बन जाती है, बहुत से जो द्रव्य होता है एकत्रित, उस द्रव्य में अनेक मिश्रण होते हैं, उस मिश्रण से जो एक निश्चित सामग्री बन जाती है, हम उसको क्या है, वस्तु कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वो वस्तु कहलाती है जो पदार्थ से बनती है। यानी कि पदार्थ के
मिश्रण जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का जो मिश्रण बन जाता है, उस मिश्रण से एकत्रित होकर जो चीज़ बनती है हम उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु जैसे कि वस्तु कौन सी, जैसे कि कुर्सी बन गई, किताब बन गई, गाड़ी बन गई, समझ गए। कुर्सी बन गई, किताब बन गई, गाड़ी बन गई, ये हमारी वस्तु ही तो हैं जो दैनिक जीवन में यूज होती हैं, हम उन्हें वस्तु ही तो कहते हैं। तो पदार्थों के मिश्रण से जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। तो जो सब हम किसके उद्देश्य से पढ़ रहे थे, ये सब क्या था, हमारा द्रव्य था। क्या था हमारा, ये सब द्रव्य था। द्रव्य की बात समझ आ गई होगी कि द्रव्य क्या होता है, कैसे होता है। तो जो भी चीज़ थी द्रव्य में कैसे बल होते हैं, अब इसी चीज़ को हम और आगे पढ़ेंगे कि द्रव्य तो समझ आया लेकिन द्रव्य क्या है। द्रव्य तो समझ आया लेकिन द्रव क्या है। तो अब बात करते हैं हम द्रव की। देखिए द्रव क्या होता है, एकदम बेसिक से, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। इसके साथ फिर हम करेंगे इसमें एग्जाम, इसके क्वेश्चन, कि क्वेश्चन रेलवे में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में, रेलवे का जो भी एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है जिसे हम जानते हुए भी गलत कर देते हैं। अब आपको अंतर आसानी से समझ जाएगा कि द्रव्य और द्रव क्या है। अब देखिए इसकी अवस्था, इसके प्रकार, इसके हम प्रकार पढ़ रहे हैं। प्रकार कैसे है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो यहाँ से कुछ दिख रहा होगा कि द्रव्य के जो प्रकार बटे वो द्रव्य अनेक रूपों में बट गया। जैसे अभी हमने लिखा था कि जल, मृदा, मिट्टी, सोना, चांदी, किताब, गाड़ी, कुर्सी, ये सब चीज़ें क्या थी, द्रव्य थी। तो उसमें द्रव भी आया, उसमें ठोस भी आया, गैस भी आ गई, उसमें वायु आ गई थी, और कुछ वस्तुएं भी आ गई थी। वो सब क्या थी, हमारी द्रव्य थी। क्या थी, सब द्रव्य थी। देखिए ठोस, जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं वो सब क्या है, द्रव्य है। द्रव, जितने भी तरल पदार्थ हैं, द्रव, लिक्विड, द्रव क्या, लिक्विड, तो तरल पदार्थ, यानी कि तरल कहते हैं। तरल पदार्थ जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, द्रव्य के अंतर्गत, द्रव के अंतर्गत आते हैं। ठोस जो है वो अलग है, द्रव अलग है। गैस जितनी भी वायु के अंतर्गत है, जैसे वायु जैसे हैं, तो वो सब क्या है, गैस है। चौथी अवस्था एक होती है प्लाज्मा। चौथी अवस्था होती है एक प्लाज्मा होती है। ये गैसों के जो है क्या कहते हैं, गैसों के अभिकृत, गैसों की आयनीकृत अवस्था कहलाती है। प्लाज्मा जो होती है वो गैसों की आयनीकृत अवस्था पर कहलाती है। इसको बाद में पढ़ेंगे। हमें जानना है अब द्रव के प्रकार, वो द्रव्य के प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग हैं। द्रव्य, द्रव, द्रव जो है वो द्रव्य का ही एक पार्ट है। द्रव जो है वो द्रव्य का ही एक रूप है, कि द्रव्य में से ही द्रव बना है, ना कि द्रव में से द्रव्य। तो ये ध्यान रखिएगा कि द्रव्य में से द्रव बना हुआ है। तो ठोस कैसे, मैं यहाँ से घेरे बना रहा हूँ, देखिए कैसे आपको समझ आएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बना रहे हैं हम कोई ठोस, ये जो है सूक्ष्म कण है। अभी हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म कण कैसे दिखाई देते हैं हमें, किस प्रकार से होते हैं, वो सूक्ष्म कण थे। ये प्लाज्मा।
तो ये देखकर बात समझ आ रही होगी कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे बनाया मैंने, क्यों है, किस लिए बनाया है ये सब। तो यहाँ से हम पढ़ें द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं क्या, द्रव्य के क्या प्रकार हैं। तो द्रव्य देखिए, बस याद नहीं करना, यही समझना है आपको। और सारा द्रव्य याद यहीं से, इसके जो पार्ट्स, जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनते हैं। और क्वेश्चन भी एकदम आसानी से याद हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन भी कैसे आसानी से याद हो जाते हैं, उसी चीज़ को हम कर रहे हैं। देखिए, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर याद नहीं करना है। तो देखिए क्या क्या है ये। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ आपको इस चीज़ दिखाई दे रही होगी। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी चीज़ में। तो मैं यहाँ से देखिए, इसके बात करें मैं आकार की, ये क्या है, ठोस है, ये कोई ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लोहा है, लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये ठोस है। तरल पदार्थ जैसे जल, दूध, दही, तेल, ये सब तरल पदार्थ हैं। जैसे O2, CO2, और ये आयनीकृत अवस्था, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारे ठोस पदार्थ, ये तरल पदार्थ, और ये गैस है। तो जितने भी ठोस पदार्थ, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, मृदा, मतलब मिट्टी है, वो भी ठोस में आती है। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, द्रव में आते हैं। जितनी भी गैसें हैं, किसी भी प्रकार की गैस हो, चाहे वायु हो, वो भी सब क्या है, गैसीय अवस्था में आती है। तो उसी चीज़ को हमें जानना है कि किस रूप में जाना है, कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका आयतन, आकार, आयतन। यदि हम इसके आकार और आयतन की बात करें तो ये दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठोस में जो आकार भी और आयतन भी निश्चित ही होता है। कि ठोस कोई वस्तु है, कोई ठोस धातु है, तो उसको जहाँ रख दो, कहीं भी रख दो उठाकर, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। जितना स्थान उसने पहले घेरा था उतना स्थान ही बाद में घेरेगी। जैसे कि मैं ये पेन की बात करूँ तो ये पेन है हमारा, कि पेन मेरे हाथ पे रखा है तब भी उतना ही स्थान है, उतना ही आयतन, जितना आकार था उतना ही रहेगा। जितने स्थान इसने यहाँ घेरा उतना ही ये दूसरे हाथ पर भी घेरेगा। तो ये थी ठोस की अवस्था। कि ठोस का क्या है, आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं ठोस में। जब आकार और आयतन निश्चित होते हैं, यदि इसकी जब मैं बात करूं तो इसमें आकार और आयतन, गैस की, वो तरल पदार्थ की मैं बात करूं तो आकार और आयतन। तो यहाँ से आकार और आयतन की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, आकार, आयतन। तो इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार, जितना इसका आकार है वो आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। कैसे, किसी भी तरल पदार्थ का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। कैसे, देखिए कि अगर 1 लीटर तरल पदार्थ है, 1 लीटर अगर तरल पदार्थ है, उसे हम 5 लीटर के बर्तन में डाल दें तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। उसका आयतन 1 लीटर का था, वो 1 लीटर की जगह घेर सकता है। 1 लीटर जितनी जगह को घेर सकती है उतनी जगह वो 5 लीटर में भी घेरेगा। तो वो उसका आयतन था। और वो आयतन कैसा है, उसका निश्चित होता है। तो तरल पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित क्यों होता है। अगर 1 लीटर तरल पदार्थ है, 1 लीटर तरल पदार्थ है, उसको मैं एक खुले टब में डाल दूँ, परात में डाल दूँ, वो जितनी परात बड़ी है उतनी परात में वो फैल जाएगा। या किसी स्थान पर डाल दूँ, फर्श पर डाल दें, तो फर्श में चारों तरफ को वो फैल जाएगा, उसके जैसा आकार पकड़ लेगा, वो बर्तन के आकार में बदल जाएगा। तो वो हुआ उसका आकार। तो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। कि तरल पदार्थ का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन बात करें हम गैस की, गैस में हम बात करें आकार और क्या, आयतन। आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों ही
अनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गैस को जो है, अगर हमारे पास 1 किलो गैस किसी सिलेंडर में भरी हुई है, उस गैस को यदि खोल दिया जाए तो खुले स्थान में छोड़ दें उसको, तो सब में फैल जाती है तेज़ी से। तो ना तो उसका आकार निश्चित है, ना ही उसका आयतन निश्चित है। 1 किलो गैस 5 किलो के सिलेंडर में भी आ सकती है, उससे अधिक में भी आएगी, डालेंगे तब भी वो पूरे बराबर में चारों तरफ को फैल जाएगी। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि उसके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठोस में आकार और आयतन निश्चित होते हैं, द्रव में आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, गैस में आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ से देखिए अब क्या है, मैं वहाँ से बात करते हैं हम आकर्षण बल। देखिए यहाँ से बात करते हैं हम आकर्षण बल। आकर्षण बल, तो आकर्षण बल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आकर्षण बल ठोस, द्रव, गैस। आकर्षण बल की सबसे मजबूत जो सूक्ष्म कण आपस में जुड़े हुए हैं वो किस में होते हैं? ठोस में होते हैं। उससे कम जो बल लगा होता है वो द्रव में लगा होता है। उससे थोड़े थोड़े दूर दूर कण दिखाई दे रहे होंगे, कुछ दूर चले जाते हैं। गैस में देखें तो वो साइडों में चिपक जाते हैं, चारों तरफ को इधर उधर फैलने लगते हैं। तो आकर्षण बल की जो स्थिति है सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है, क्योंकि वो मजबूती से चिपके होते हैं। मजबूती से चिपके होते हैं, जैसे कि लोहा है, लकड़ी है, उन सब में कण क्या मजबूती से चिपके हुए हैं। तो इसका कारण है कि बल ज़्यादा लग रहा है, तभी हम आपस में चिपकेंगे। हाथों को अगर हम चिपकाएं तो जितना बल अधिक लगाएंगे उतने ही अधिक चिपके रहेंगे। नेक्स्ट, द्रव में क्या है? द्रव में कुछ ढीले होते हैं, उनमें बल कम लग रहा है, इस कारण से वो क्या है? तरल रूप में फैले हुए हैं, कम बल लगा रहे हैं। गैस में क्या है? बहुत कम बल लग रहा है उनकी अपेक्षा, तो यहाँ से क्या है? बहुत कम है, जिसके कारण से ये इधर उधर गतिमान होने लगते हैं। तो ये आकर्षण बल की स्थिति थी कि आकर्षण बल क्या होता है इनमें, ठोसों में ज़्यादा और गैस द्रव में उससे कम, और गैस में बिल्कुल उनसे दोनों से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी आकर्षण बल की। यदि बात करते हैं यहाँ से हम इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व की स्थिति भी वही है कि घनत्व भी क्या है? ठोस, द्रव, गैस। तो घनत्व की स्थिति वही रहती है कि घनत्व भी क्या है? ठोस में ज़्यादा होता है, उससे कम तरल में होता है, उससे कम क्या होता है? गैस में होता है। यही ग्राफ बने भी आते हैं क्वेश्चन में, उसी प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार के आते भी हैं। तो घनत्व की स्थिति भी क्या रहेगी? यही रहेगी। आकर्षण बल की स्थिति हमारी यही है, तो ये ध्यान रखेगा। उसके साथ ही अंतराणविक बल, अंतराणविक बल, अंतराणविक स्थान, ये अंतराणविक स्थान घेरते हैं। तो इसमें भी वही स्थिति है कि ठोस में ज़्यादा और द्रव में उससे कम और गैस में उससे भी कम। तो गैस में सबसे कम होता है। आकर्षण बल भी, घनत्व भी और अंतर भी, तीनों का ग्राफ जो होता है वो एक जैसा ही रहता है इस कंडीशन में होता है। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि किस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस का जो कंडीशन है वो सब समझ आ रही होगी। कैसे? देखिए फिर समझ लेते हैं एक बार कि अंतराणविक बल, इनके मध्य में अंतराणविक बल होता है, इनके मध्य में अंतराणविक बल लगा होता है। अंतराणविक बल क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ जगह रहती है, थोड़ी थोड़ी जगह बनी होती है। तो सबसे कम जगह इसमें, उससे अधिक जगह इसमें, उससे अधिक जगह इसमें। तो सबसे ज़्यादा अंतराणविक बल इसमें होता है, फिर उससे कम इसमें होता है, उससे कम इसमें होता है, जिसकी वजह से इनके मध्य में जगह बनी रहती है। घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो ठोस का होता है। इसका घनत्व अधिक है, इसी वजह से क्या है? ये कण आपस में मजबूती से चिपके हुए हैं। इसका द्रव का घनत्व कम होता है, इसकी वजह से ये कम मजबूती से कम बल लगाते हैं। आकर्षण बल कम होता है तो इनका घनत्व भी कम होता है। यहीं से गैसों में इनका आकर्षण बल अधिक होता है, तो आकर्षण बल अधिक होने के कारण से इनका घनत्व, आकर्षण बल बहुत कम होता है, कम होने के कारण से इनका घनत्व भी कम हो जाता है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आकर्षण बल, घनत्व और अंतराणविक बल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ठोस द्रव गैस के बढ़ते क्रम में होता है, ठोस द्रव गैस के बढ़ते क्रम में होता है। या अगर ठोस द्रव गैस मतलब ठोस द्रव गैस के घटते क्रम में सबसे ज़्यादा ठोस, उससे कम गैस द्रव, उससे कम गैस, ठोस द्रव गैस। तो यहीं से इसका आरोही या अवरोही क्रम क्वेश्चन में आता है। और ये रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में तीनों में से एक चीज़ हमेशा मिलती है, हमेशा क्वेश्चन मिलता है। जो कंडीशन आपको पता लग गई होगी कि द्रव्य और द्रव में क्या अंतर था, किस प्रकार से था, कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद भी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे करेंगे कि हमने द्रव्य और द्रव में तो समझा, लेकिन अब द्रव्य की जो आगे अवस्थाएं थी, द्रव्य में जो परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो द्रव्य की जो परिवर्तन की अवस्थाएं हैं या जो इसकी ये अवस्थाएं थी, इनमें जो अंतर होते हैं, इनमें जो चेंजिंग होती है, उस चेंजिंग के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से बनते हैं और उनको कैसे पूछा जाता है और किस तरीके से हल करेंगे, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे आगे। चलिए क्लास को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कितना बेस्ट हुआ, आपको कितना समझ आया है, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एक बेस्ट कंटेंट मिल सके और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के, अधिकांश रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुट जाएँ अच्छे से। तो चलिए क्लास यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।